हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2532 स्वर्ग और पृथ्वी में परिवर्तन, भाग 3। ब्लैक ड्रैगन ने अपनी पलकें उठाई और झांग यी की ओर देखा। चिड़चिड़े स्वर में कहा, क्या हमारे पूर्वज ने आपसे ऐसा कुछ वादा नहीं किया था? चिंता न करें। इतने बड़े हंगामे के साथ अगर हमारा ड्रैगन कबीला सामने नहीं आता है तो कुछ लोग सोचेंगे कि हम मर चुके हैं। दुनिया अराजकता में है और सभी नस्लें उभर रही हैं। 7 पीढ़ियों के बच्चों को पालने के अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। ऐसे मामलों में यदि इसे मेज पर परोसा नहीं जा सकता तो ये केवल मेनू पर दिखाई दे सकता है। यहां तक कि सबसे अलग रहने वाले ड्रैगन भी चुपचाप नहीं बैठ सकते जबकि दूसरे उनके मातहतों को धमका रहे हों। इसके अलावा ये खुद फुशी फक्सी ही थे जिन्होंने ये कहा था। उनके पद का कोई व्यक्ति अपनी बात से कैसे पीछे हट सकता है? झांग यी ने आखिरकार पूरी तरह से सहज महसूस किया। जब हम तियानहाई शहर लौटे तो आधी रात होने वाली थी, लेकिन पूरा शहर अभी भी जागा हुआ था। किले की भीतरी परिधि रोशनी से जगमगा रही थी और परछाई जैसी टुकड़ियां अत्यधिक सतर्कता के साथ गश्त कर रही थी। हर कोई जानता था कि बड़ा बॉस आ रहा है और वे सभी हाई अलर्ट पर थे। झांग यी ने कमरे में लौटने से पहले सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी करते हुए सभी से आखिरी बार निकासी अभियान इवैक्यूएशन ऑपरेशन का अभ्यास करवाया। ये अभी भी वही नरम बिस्तर था जिस पर वो 5 साल तक सोए थे। वही बिस्तर जिसका इस्तेमाल एक निश्चित अभिनेत्री ने किया था जो अब मर चुकी है, लेकिन ये वास्तव में आरामदायक था। मुख्य विशेषता यह है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फंक्शन भी है। हालांकि झांग यी अच्छी शारीरिक स्थिति में है और उन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मजा बढ़ाने के लिए इसे कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है। झो केर ने काले रेशम की कैमिसोल नाइट गाउन पहनी हुई थी, लेकिन वो सोई नहीं थी। वो उनके वापस आने का इंतजार कर रही थी। खिड़की के बाहर चांदनी के नीचे उसकी त्वचा सफेद चमक रही थी और उसके लंबे काले बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। झांग यी ने अपना कवच और कॉम्बैट यूनिफॉर्म उतारा, बिस्तर पर कूद गए और उसे कसकर गले लगा लिया। वे दोनों एक साथ तकिए पर गिर पड़े। उन्होंने अपना सिर उसकी कोमल गर्म छाती पर टिका दिया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम बहुत थक गए होगे, है ना? ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा आराम करो और अच्छी नींद लो। केर, हूं। मैं निश्चित रूप से इन दिनों का अंत करूंगा और हम हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। हमें हमेशा अनिश्चित कल के बारे में चिंता नहीं करनी होगी। मुझे पता है, मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया है। चलो साथ मिलकर काम करते हैं। तुम अकेले नहीं हो। अगर ये कोई व्यक्ति नहीं है तो क्या ये कुत्ता हो सकता है? हैं? क्या घटिया मजाक है। 3 दिन बाद ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का लाल पठार आग से पॉलिश की हुई तांबे की प्लेट जैसा दिखता है, जिसके किनारे से समुद्र में नई बनी रीफ चेन फैली हुई है। आयोजन स्थल चट्टान और समुद्री हवा के बीच स्थापित किया गया था। छतों टेरेसेस को पत्थर के प्लेटफार्मों के एक घेरे में पॉलिश किया गया था, जिसके केंद्र में विभिन्न जातीय समूहों के लिए अपनी सीटें लगाने के लिए चूना पत्थर लाइमस्टोन का एक सपाट क्षेत्र था। ऊंचाई पर हवा कमजोर थी, लेकिन आसमान नीचे लटका हुआ था। ये बादलों पर दबाव डालने वाले एक विशाल हाथ की तरह है जो लोगों को अपना सिर नीचे रखने के लिए मजबूर करता है। साफ नीला आसमान होने के बावजूद हवा का दबाव डरावना रूप से कम था, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था कि आप सांस नहीं ले सकते। छठी पीढ़ी की मानवता के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि वार्ता के प्रवर्तक के रूप में स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं के प्रतिनिधियों की प्रतीक्षा करने के लिए जल्दी पहुंच गए। कोलंबिया के बेंजामिन मॉर्गन औपचारिक सूट पहने
और सिर से पैर तक गहनों से लदे हुए थे, जो न केवल उनकी संपत्ति का बल्कि उनकी शक्ति का भी प्रतीक थे। उनके बगल में ब्रीफ केस पकड़े एक सुनहरे बालों वाली महिला खड़ी थी, जो कुछ असहज दिख रही थी। वो उनकी सचिव जेसिका थी। ब्रिटानिया के किंग आर्थर ने नीले और चांदी के रंग का चोगा पहना हुआ था। उनके पीछे राउंड टेबल के नाइट्स कतार में खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक के चेहरे पर गंभीर भाव थे। कुटन साम्राज्य के सम्राट सलादीन ने काले और सुनहरे रंग का कवच पहना हुआ था, जिसकी आस्तीन से जटिल यांत्रिक पैटर्न दिखाई दे रहे थे। उनके पीछे केवल उनके राजकुमार अमीर और ऋषि हेराल थे, लेकिन उनके नीचे की छाया में बड़ी संख्या में शैडो डीमंस छिपे हुए थे। पवित्र धर्मसभा होली सी के प्रतिनिधि कार्डिनल ओलिव थे, जिनके साथ चुपचाप नाइट्स टेम्पलर चल रहे थे। प्रतीक्षा करते समय उन्होंने अभी भी अपने हाथों में भारी बाइबल पकड़ रखी थी और भगवान से धीरे से प्रार्थना की कि बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़े। फ्रेमोंट की शीतकालीन देवी मोराना एक काले तेंदुए की तरह ठंडी है। उसकी आंखों में न छिपा हुआ जानलेवा इरादा है। भरत के इंद्रा ने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ होने वाला था उससे वे बेफिक्र थे। आई ऑर्गेनाइजेशन के मिलवाइड ब्लैट ने अपनी छड़ी अपने घुटनों पर टिका दी। उनकी पीठ सीधी थी, जिससे एक सच्चे सज्जन की आभा निकल रही थी। ये आज की दुनिया में 6 पीढ़ियों के सबसे अच्छे लोग हैं। दृश्य वास्तव में शानदार था। उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन उनकी नजरें एक साथ सभी दिशाओं में हवाई क्षेत्र और क्षितिज की ओर खिंच गई। हुआक्सू साम्राज्य का प्रतिनिधि अभी तक क्यों नहीं आया? किसी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। हैरानी है उस केस वाले पर। वो हमें इस महत्वपूर्ण मोड़ पर निराश तो नहीं करेगा, है ना? मॉर्गन ने अपने संचार उपकरण पर नजर डाली। उन्होंने झांग यी को एक संदेश भेजा था, लेकिन झांग यी का जवाब था, जल्द ही आ रहा हूं। जो लोग हुआक्सू साम्राज्य की संस्कृति से परिचित हैं, वे जानते हैं कि तुरंत शब्द का अर्थ कुछ भी हो सकता है, और यह कहना मुश्किल है कि इसमें कितना समय लगेगा। मॉर्गन उन्हें जल्दबाजी नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि वे सभी अभी समर्थन के लिए झांग यी पर निर्भर थे। हवा की दिशा अचानक बदल गई। समुद्र और आसमान दोनों तरफ से एक भयानक चक्रवात ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में फैल गया, जिससे आयोजन स्थल के हर व्यक्ति को अपनी सांसों में अचानक ठहराव महसूस हुआ। वे यहां हैं। एक प्राचीन सभ्यता के प्रतिनिधि आ चुके हैं। वे इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। गहरे समुद्र से ज्वार की आवाज समुद्र से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से आती है। बूम! धरती फट गई और एक भयानक दरार तब तक फैली रही जब तक कि वो आयोजन स्थल के पास दिखाई नहीं दी। एबिस कबीला, अबिस क्लैन, नई खुली दरार के साथ समुद्री जल से ऊपर उठा। इसका अर्धजिलेटिन जैसा शरीर इसके पारभासी खोल, शेल, के भीतर लहरा रहा था। इसका रंग बिखरे हुए गहरे नीले जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति एक माइक्रोवेव जैसी सुरक्षात्मक झिल्ली में बंद है, जो जमीन पर कोई पदचिह्न नहीं छोड़ता है, और इसके द्वारा छिड़का गया नमक का कोहरा हवा में अपने आप वापस बह जाता है। आसमान से एक साथ पंख फड़फड़ाने की गड़गड़ाहट गूंजी। स्काईविंग कबीला, स्काईविंग क्लैन, बादलों के पीछे से झपट्टा मारकर नीचे आया। उनके पंखों का फैलाव एक शहर जितना चौड़ा था। उनके पंख धातु की रोशनी से चमक रहे थे। उड़ते समय वे चट्टान के चेहरे पर महीन खांचों की कतारें बना रहे थे। लैंडर अपना मानवीय रूप बरकरार रखता है, जिसकी पीठ पर विशाल पंख, एक लंबी खोपड़ी, धंसी हुई आंखें और पुतलियां हैं, जो चाकू की तरह रोशनी को परावर्तित करती है। कई बुजुर्ग सबसे आगे खड़े थे। उनके पंख वाले शिखा, क्रेस्ट्स, ऊंचे थे। उनके पंखों की हर फड़फड़ाहट के साथ हवा के ब्लेड दिखाई दे रहे थे और गायब हो रहे थे। प्राचीन काल में वे ऐसे प्राणी थे जिन्हें मनुष्य टेरोसॉर्स कहते थे। दक्षिण पूर्वी महासागर के ऊपर हवा और बारिश जमा हो गई। सेलेस्टियल्स
नीचे नहीं उतरे, बल्कि वे निर्मित, फॉर्म्ड हुए। वायुमंडलीय प्राणियों के रूप में ऐसा लगता है कि उनका कोई निश्चित रूप नहीं है। समुद्र से एक टावर जैसा बादलों का स्तंभ उठा, जिसके केंद्र में बिजली धीमी गति से कड़क रही थी। बादलों के स्तंभ के तल पर एक पतला, चांदी जैसा धूसर द्वीप उभरा, जिस पर कई हल्की और फुर्तीली विशाल छायाएं, जिनमें से प्रत्येक एक क्रूजर के आकार की थी, तैर रही थी। वे मानवीय आकृतियों के समान हैं, लेकिन आकार में निश्चित नहीं है, जैसे कि हवा ने उनके लिए एक कंकाल बनाया हो। प्रत्येक हल्की सांस के साथ तट के पास ज्वार की रेखा 1 इंच बाहर की ओर खिसक जाती है। एक अन्य दिशा से धरती पर ढोल की एक गहरी, गूंजती हुई थाप गूंजी, क्योंकि आर्मर्ड कबीला, आर्मोर्ड ट्राइब, चट्टान के दूसरी ओर से फॉर्मेशन में मार्च करते हुए आया। मोटा कवच, कैरपेस, एक दूसरे के ऊपर परतों में था, जैसे चट्टान की परतों से निकाला गया कच्चा लोहा। प्रत्येक कदम के कारण पत्थर के मंच के नीचे की बजरी एक घेरे में बाहर की ओर उभर आती थी। सबसे आगे वाला व्यक्ति 3 झंग से अधिक लंबा था। उसका पिछला कवच समय बीतने के साथ बने गड्ढों से ढका हुआ था। उसकी भुजाएं 2 बख्तरबंद साइड कैनन की तरह थी, और उसकी आंखें गहरी काली थी, भावनाओं से रहित। धरती अचानक लहरों की तरह हिलने लगी। भूकंप नहीं, बल्कि जमीन से कुछ उग रहा था। वर्ल्ड ट्री कबीले, वर्ल्ड ट्री क्लैन के आगंतुक एक शाखा के रूप में दिखाई दिए। एक हरी सुनहरी कली मिट्टी को फाड़कर निकली और तुरंत कई मीटर ऊंचे पेड़ के तने में विकसित हो गई, जिसमें छतरी, कैनोपी के किनारे से मानव के आकार की संरचनाएं लटकी हुई थी। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।